very good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter 6 of the geography book, that is manufacturing industry. In our last class, we have discussed about manufacturing, the importance of manufacturing, and how industries contribute to our national economy. Okay, so in today's class, we are going to discuss about the industrial locations, what are the factors which influence the industrial locations, and further bifurcation of industries, or you can say classification of industries. So industrial locations, the nature of industrial location is very complex because we have to see so many things before or prior establishing any kind of industry. Suppose मैं आपको एक बिजनेसमैन बनाती हूँ, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, अब एक बिजनेसमैन को एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो आप, ठीक है, अब आपको इंडस्ट्री लोकेट करने से पहले, एस्टैब्लिश करने से पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स आप देखोगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, मटीरियल मार्केट हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपके अगर आप इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करोगे तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको इजीली सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, हमारे वर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये सारी चीजें आप देखते हो, ठीक है, आप सोचोगे. So what are some of the factors क्या है देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रॉ मटेरियल. जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रॉ मटेरियल है. सपोज आप शुगर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो शुगर इंडस्ट्री के लिए जो मेन आपका रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, इट इज शुगर केन. तो आप ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करोगे जहाँ पे शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए. in India, in your agriculture portion also, agriculture chapter also, आपको मैम ने बताया होगा कि जो शुगर केन है वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. तो आप इंडस्ट्रीज ऐसी जगह स्टैब्लिश करोगे जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज आपका है लेबर. व्हाट इज लेबर. अब आप इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हो तो आपको वर्कर्स की, लेबर्स की, ठीक है, ह्यूमन लेबर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है. अब लेबर्स देखोगे कि आपको चीप लेबर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, सफिशिएंट लेबर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. पता चला आपने कोई एक एरिड एरिया या सेमी एरिड एरिया में अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ली और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और वहाँ पे वर्कर्स ही नहीं है काम करने के लिए, तो ऐसी जगह पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन और ह्यूमन लेबर की बहुत ज़रूरत होती है हमें इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए. तो आप देखोगे कि लेबर हमें चीप लेबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है. आफ्टर दैट आप देखोगे कि जो लेबर है वो आपको चीप लेबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि पता चला कि बहुत एक्सपेंसिव लेबर मिल रहा है और उससे तो आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ओके, दिस इज द सेकंड फैक्टर. आफ्टर दैट थर्ड फैक्टर इज कैपिटल. कैपिटल इज समथिंग विच यू इन्वेस्ट, ठीक है, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे. आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है. आप देखोगे कि अब लैंड चाहिए इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए. आप जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे, जो लैंड लोगे, कि वो क्या फैक्टर सफिशिएंट है, वो एफिशिएंट है कैपिटल लैंड, या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें आगे जाके कोई फायदा होगा कि नहीं होगा. आप इन्वेस्टमेंट भी देखोगे. इन्वेस्टमेंट हमें इजीली इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहीं से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एज अ लोन और समथिंग. आफ्टर दैट मार्केट. बिफोर मार्केट वी विल डिस्कस अबाउट पावर, ठीक है. अब ऐसी जगह पे आपने इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर ली जहाँ पे आपको पावर ही नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है. तो अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है. मशीनरीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की जरूरत पड़ती है. आप देखोगे कि हमें एफिशिएंटली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. नेक्स्ट इज लैंड, ठीक है. टाइप ऑफ लैंड. लैंड इजीली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. लैंड जहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ की लैंड जो है ज्यादा क्या बोलते हैं, बैरन तो नहीं है लैंड.
तो ये सारी चीजें कि वहाँ की जो किसी भी स्टेट में अगर कर रहे हो कि वहाँ की लैंड की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा चीप है, या फिर किस टाइप की लैंड है, आप वो भी दिखते हो। आफ्टर दैट आप देखोगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की, रोड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे है कि नहीं है, रोड वहाँ पे कंस्ट्रक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखोगे। देन मार्केट, अब आप सपोज आप सबके पास सब कुछ है, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, कैपिटल, सब कुछ है, बट उसके आसपास मार्केट ही नहीं है, तो आप अपना प्रोडक्ट बना भी लोगे बट मार्केट ही नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल आउट करोगे। तो मार्केट जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके आसपास में मार्केट होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देती हूँ, वैसे आप अपने इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन में ये पढ़ने वाले हो कि जो आपकी यूएस की कंपनीज हैं या फिर आप यूरोप की कंपनीज बोल दो, मोस्टली जो कंपनीज है वो अभी तक जो है चाइना में अपना जो इंडस्ट्री था वो इस्टेब्लिश करता था। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है यूएस प्रोडक्ट का, यूरोपियन प्रोडक्ट का, तो वो चाइना जो था इंडिया से बहुत ज्यादा पास में है, इसलिए वो इंडस्ट्रीज अपनी कहाँ लोकेट करता था, चाइना में लोकेट करता था, क्योंकि वहाँ पे मार्केट था। यू विल रीड अबाउट दीज थिंग्स in your economics book, in chapter number 4 of your economics, that is globalization. तो मार्केट की अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, चाहे वो लोकल हो, इंटरनेशनल हो, या फिर सिटीज के आसपास हो, कि अगर मार्केट ही नहीं है तो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करना जो है वो वेस्ट चला जाता है। वन मोर फैक्टर विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये मेंशन है यहाँ पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्रियल लोकेशन को। क्यों? अब जैसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है इजीली नहीं जाती है, वहाँ पे लोग इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं, मोस्टली इन द हिली एरियाज, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह का जो आपका एरिया है, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं कि हम वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते। तो कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसी पॉलिसीज लेके आती हैं जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ हम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर आप ये ABC प्रोडक्ट्स की अगर यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाते हो तो हम आपको टैक्स बेनिफिट्स देंगे, या फिर और भी सर्टेन थिंग्स है कि आपको कोई लैंड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या फिर आपको प्रोडक्ट बहुत कम में मिल जाएगा, यहाँ पे लैंड इजीली मिल जाएगी। कुछ कुछ सर्टेन पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट लेकर आती है जिससे कि इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो भी अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो सेलेक्टिंग एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस इज मस्ट। तो एक इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले कि ये सारे फैक्टर्स देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आफ्टर दैट आपको बहुत सारी जगह मिल गई, बट उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, आपका प्रोडक्ट कितने की जो कॉस्ट है वो सबसे कम प्राइस में कहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं कहाँ से बन के आती है, ये जरूरी होता है। तो सिलेक्टिंग एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस इज मस्ट। After that, industrialization and urbanization goes hand in hand. अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन पैरेलल चलते हैं। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे, सपोज एक ABC जगह है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो उसके वजह से अर्बनाइजेशन भी आएगा। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? कि बहुत अच्छी तरीके से अपने उस प्लेस को सिविलाइज करना, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है सर्विसेज अवेलेबल होना, डेवलपमेंट होना, ठीक है, दैट इज नोन एज अर्बनाइजेशन। कि अगर सपोज इंडस्ट्री आ गई है तो अब इंडस्ट्रीज के साथ साथ वहाँ पे लेबर्स भी है, तो अब लेबर्स के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज आएगी, फिर वहाँ पे बैंकिंग भी है, फिर ग्रोसरी शॉप भी आ रही है, एंटरटेनमेंट के जो आपके आप बोल सकते हो कि साधन, एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे आ रहा है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वैसे ही अर्बनाइजेशन भी क्या होता है उसके साथ में इम्प्रूव होता है। एक एग्जांपल है अर्बनाइजेशन का आपका गुरुग्राम और आप बोल सकते हो गुड़गांव का एरिया, जो अगर आज से आप 15 साल पहले वो
उस एरिया के बारे में जानते हो या फिर उस एरिया के बारे में सुनते हो, तो वो बहुत ही लाइक एक गांव का जैसा एरिया था, वहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। बट जैसे जैसे वहाँ पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी या फिर आप आईटी हब ही बोल दो कि वहाँ पे आईटी सेक्टर आने लग गया, वैसे वैसे भी वहाँ पे क्या होने लग गया, अर्बनाइजेशन आ गया। आप देखो वहाँ पे मेट्रोज भी बन गई है, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए हैं, ग्रोसरी शॉप्स आ गई है, बहुत सारी चीज, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया है, स्कूल्स ओपन हो गई है बहुत अच्छी अच्छी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्या करता है, पैरेलल चलता है, इट गोज हैंड इन हैंड। ओके, नाउ जॉन नेक्स्ट, cities provide just look at this, cities provide market and services। अब मैंने आपको बताया, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसकी वजह से अर्बनाइजेशन भी हुआ है। तो सिटीज क्या करती है, बहुत सारे मार्केट प्रोवाइड करती है, वहाँ पे अब लोग रहने लग गए हैं, ठीक है, बहुत से लोग माइग्रेट होकर वहाँ चले गए हैं, तो अर्बनाइजेशन हुआ। अब बैंकिंग के सर्विसेज स्टैब्लिश हो गई, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आने लग गई है। तो अब एक टर्म आता है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। जब आप बोलोगे एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होता है, तो दिस एग्लोमरेशन इकोनॉमी आपको एक समझाती हूँ। जब बहुत सारी इंडस्ट्री, ठीक है, मिलके एक जगह पे आती है और एडवांटेज लेती है कि सिटीज में जितनी भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लेबर एक्सेट्रा, उन सबका एडवांटेज लेती है और अपने प्रोडक्ट्स को एक कम रेट में प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, दैट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। इसका एक एग्जांपल, आपने क्लस्टर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौधार क्लस्टर है। क्लस्टर क्या होता है, जहाँ पे बहुत एक ही टाइप की इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज इंडियाज मैप, प्लीज। अब यहाँ पे ये जो इंडिया और ये पुणे है, दिस इज इंडिया पुणे, सॉरी मुंबई पुणे क्लस्टर, दिस इज मुंबई पुणे क्लस्टर। अब यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है स्टैब्लिश हो चुकी है। अब बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, तो अब गवर्नमेंट का भी फोकस क्या है, यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे तो इतनी सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, तो ये जो लोग हैं यहाँ पे जो इस इंडस्ट्रीज में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं, इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं, वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपने अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ का जो बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर फैसिलिटीज जो है, वो सब साथ में मिलके काम करते हैं और एडवांटेज लेते हैं अर्बन सेंटर्स का, ठीक है। दिस इज नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी, यही एग्लोमरेशन इकोनॉमी है, ठीक है। अब जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर बताया, इंदौर धार क्लस्टर है, दिल्ली हरियाणा क्लस्टर है। तो देयर आर सो मेनी क्लस्टर्स जहाँ पे एक टाइप की इंडस्ट्रीज जो है जाके स्टैब्लिश होते हैं। जैसे दिल्ली में आप बोलोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड पॉलिसीज अट्रैक्ट करवाते हैं। जो भी अर्बन सेंटर्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है लेबर के लिए पॉलिसीज लाने की कोशिश करते हैं। तो all these industries together come together to make use of the advantages provided by the urban centers, and this is known as agglomeration economy. Now, in the pre-independence period, most manufacturing units were located in the place from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. इंडिपेंडेंस से पहले जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, जैसे मोस्टली उस टाइम पे ये भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फर्स्ट सेल हो गया, टिस्को, टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर थी, मोस्टली पब्लिक सेक्टर या फिर जॉइंट सेक्टर्स थे, जिसको इज अ प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे वो मोस्टली कहाँ पे लोकेट होते थे, कोस्टल एरियाज में। ये देखिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोस्टली ये सारे कोस्टल एरियाज हैं, वहीं पे सेटल होते थे। वाई, ये जो एरिया है, दिस इज नोन एज, जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची, ये सारी जगह जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थे स्टैब्लिश होते थे। वाई, क्योंकि यहाँ से जो अदर कंट्रीज थे उनके साथ ट्रेड करना, तो ट्रेड करना इजी हो जाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पैसा नहीं लगता था। तो दैट्स वाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो था
इंडिपेंडेंस से पहले कहाँ पे एस्टैब्लिश था? कोस्टल एरियाज, नियर टू कोस्टल एरियाज. So this is a little diagram. Before that, beta, consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by huge agricultural rural hinterlands. अब देखिए, there is a term, there is a sentence in your book कि जो आपके बहुत से जो इंडस्ट्रियल यूनिट थे, ये जो certain pockets बोल रखे हैं, वो एक है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में जब एस्टैब्लिश होती है उसको क्लस्टर भी बोलते हैं हम, और पॉकेट्स भी बोलते हैं. तो ये जो अर्बन सेंटर्स में जो इंडस्ट्रीज लोकेट हुई थी वो कहाँ पे भी और कहाँ पे लोकेट हो रही थी? एग्रीकल्चर के आसपास. ठीक है, अब एग्रीकल्चर के आसपास हो रही थी, जिससे कि क्या हो रहा था? जो रूरल हिंटरलैंड था, हिंटरलैंड क्या होता है? रिमोट एरिया. ठीक है, वहाँ पे रिमोट एरियाज में भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी, जिससे कि उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इजीली वो ग्रैस्प कर सके, ले सके. नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर, आपकी बुक में भी गिवन है. रॉ मटेरियल और कंपोनेंट पार्ट्स. ठीक है, जो भी आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, वट एवर इंडस्ट्री यू वांट टू स्टैब्लिश, वट एवर टाइप ऑफ इंडस्ट्री यू वांट टू स्टैब्लिश, उसके लिए रॉ मटेरियल या फिर उसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं हमें मिलते हैं. आफ्टर दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं. क्या क्या फैक्टर्स है? अभी हमने बात की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आप ये सारी चीजें देखोगे. आफ्टर दैट एक आप क्या कर रहे हो? रॉ मटेरियल को लैंड के थ्रू, लेबर के थ्रू, कैपिटल के थ्रू, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट करवाते हो, फैक्ट्री में लेकर आते हो. फैक्ट्री में एक प्रोसेस के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट जो है आउटपुट निकलता है, प्रोडक्ट बनता है. अगेन वो क्या करते हो? आप ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में लेके जाते हो. देन मार्केट से हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है. और अगेन जो ये मनी है एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल क्या है? आप रॉ मटेरियल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ चेन. So what is an ideal location of an industry? एक ideal location क्या होती है? जहाँ पे जो raw materials की cost है हम obtain कर सकें, साइट के आसपास में हो, और raw materials हमें cheap rate में available हो सके. After that, cost of production at site, land, labor, capital, etc., raw material, etc. processing के बाद जो product निकल के आ रहा है, वो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट हो. ठीक है, इतना कम हो कि इजीली वो मार्केट में जा सके और लोग, कंज्यूमर्स जो हैं उसे एक्सेप्ट कर सकें. कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन. अब ट्रांसपोर्ट करवाते हो, प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हो कॉस्ट ऑफ की, अब रॉ मटेरियल लिया, उसमें कितना कॉस्ट निकला, लेबर को कितना दिया, और लैंड कितनी लगी, पावर कितना लगा, ये सारी चीजें जो है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन है, ये देखोगे. आफ्टर दैट डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कि एक फैक्ट्री जो है, आप उसके ये सारी चीजें देखने के बाद देखते हो कि जो डिसीजन लेते हो कि हम अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे. तो दिस इज एन आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. So these are some of the most important points you consider before locating or establishing an industry. So this is all about industrial location. Now, if you have any problem in this portion, you can ask me. If you have any problem, please raise. Now, our next portion is classification of industries. Bifurcation of industries और classification of industries. Industries को भी हमने बहुत अलग अलग तरीके में क्लासीफाई कर रखा है. ठीक है, अब आपने बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स सुने होंगे. फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, glassware, petrol, matches, scooters, etc., etc. There are so many types of products you use in your daily life. So ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब को हमने क्या कर रखा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर raw material और large sector और small sector, etc., etc. तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इन सब प्रोडक्ट्स का या फिर अपने इंडस्ट्रीज का. So first of all, our industry is classified on the basis of the raw material. हम अभी elaborately इन सबको डिस्कस करने वाले हैं.
after that according to their main role, what is the main role कि basic है consumer direct consumer के पास जा रहा है. After that on the basis of capital investment, it is small or large investment, इसके basis पे divide करते हैं. After that ownership कि किसके पास है जो main जो आपका सेक्टर है, जो कौन ऑपरेट कर रहा है, पब्लिकली हो रहा है, जॉइंटली हो रहा है, कॉपरेटिवली हो रहा है या प्राइवेटली हो रहा है. After that, based on bulk and weight of raw materials, so there are some heavy raw materials or raw materials which used in bulk quantity. उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्या कर रखा है, इंडस्ट्रीज को बाइफरकेट कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है. अब सारी इंडस्ट्रीज को वन बाय वन इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं. First of all, it is on the basis of raw materials. On the basis of raw materials, it means it is further divided into agro-based industries and mineral-based industries. What is agro-based industries? From the term itself, from the term agro, you all are getting the point, agriculture. Okay, so agro-based industries that have agricultural and animal produce as raw material is known as agro-based industries. ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर और एनिमल प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है और अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, उस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, रबर, लेदर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, कॉटन मेन आपका प्रोडक्ट क्या है? कॉटन हमारे पास एग्रीकल्चर से आ रहा है, वुलन शीप, वूल शीप से आ रहा है, जूट एग्रीकल्चर, सिल्क आपके सिल्क वॉर्म्स अगेन एनिमल हो गया, रबर, रबर की भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेदर एनिमल प्रोडक्ट है, शुगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, टी, कॉफी, एडिबल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल दीज कम्स अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हम मेन रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एग्रीकल्चर और एनिमल प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल, और हम उस रॉ मटेरियल को यूज करते हुए अपना फिनिश प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं. नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो हमारा रॉ मटेरियल है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है, हम मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं. Minerals are the source of raw materials. We are using mineral as a source of raw material to produce our final product. For example, iron and steel. Iron and steel काम iron and steel जो main raw material iron ore है. Cement industry main raw material limestone है, या फिर there are so alumina, silica, there are so many products, so many minerals जिससे cement बनता है बहुत से chemical composition के बाद. Aluminium, bauxite, मशीन टूल्स हो गए, बहुत से टूल्स हैं ऐसे जिसमें मिनरल्स का यूज होता है. पेट्रोकेमिकल्स जो नेचुरल गैस हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीज कम्स अंडर पेट्रोकेमिकल्स. तो इसका जो मेन आपका मिनरल है पेट्रोलियम है. तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज is further classified into agro-based industries and mineral-based industries. Next, according to their main role, industries को हमने classify किया according to their main role. It is further classified as basic और key industries and consumer industries. Basic और key industries क्या होता है? These industries supply their products as raw material to manufacture other goods. Basic or key industries are those industries who supply their products as a raw material to other manufacture units or other industries to produce other goods. So देखिए यहाँ पे एक example है. This is copper smelting. Okay, copper smelt करके उसको copper की जो है हमने layers बना लिया. After that, this is a different manufacturing unit and ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कॉपर स्मेल्टिंग का वर्क करती है और उसको कॉपर लेयर्स में कन्वर्ट करती है, ये कॉपर लेयर्स को क्या करती है, कॉपर स्मेल्टिंग को एक दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज ए रॉ मटेरियल भेजती है, सेंड करती है, जिससे कि वो क्या करते हैं, कॉपर की यूटेंसिल्स को क्या करते हैं, दे कन्वर्ट दीज कॉपर स्मेल्टिंग इनटू द यूजफुल कॉपर
utensils. Okay, example, iron and steel, copper smelting, aluminium smelting, and there are so many examples you can write according to your choice also, जो basic और key industries में आते हैं. After that, consumer industries. What are consumer industries? These industries produce goods for direct use by consumers. ऐसी industry, consumer industry एक ऐसी industry होती है जो goods को produce करती है, जो consumers directly produce. Consumers कौन है? हम लोग consumers हैं, ठीक है. हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैन, एक्सेट्रा. तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के. अब देखिए, आपने कॉपर स्मेल्टिंग से यूटेंसिल, कॉपर यूटेंसिल्स को प्रोड्यूस कर लिया, फाइनल प्रोडक्ट बना लिया. यस, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है दिस कम्स अंडर कंज्यूमर इंडस्ट्री. व्हाई? बिकॉज ये डायरेक्टली, ये जो यूटेंसिल्स हैं वो कौन यूज करेगा? इट इज डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट है आज का लास्ट, हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. आफ्टर दैट जो फर्दर रहते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो एक इंडस्ट्री में, ठीक है. आप स्मॉल, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज स्मॉल scale industries and large scale industries. Small scale industries, it requires capital less than or up to ₹1 crore. ऐसी इंडस्ट्रीज जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का कैपिटल अपने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं. बहुत छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज आप सुनते हो, जैसे बास्केट वीविंग इंडस्ट्री, टॉय मेकिंग, पिकल, टी शर्ट मेकिंग, जीन्स मेकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो स्मॉल स्केल, जिसमें इन्वेस्टमेंट स्मॉल होता है, ठीक है. 1 करोड़ तक का जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इट रिक्वायर्स कैपिटल मोर देन ₹1 करोड़. 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आप किसी इंडस्ट्री में करते हो, वो इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है. यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बनते हैं मोस्टली, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मोस्टली जो आपका मार्केट होता है वो लोकल मार्केट होता है, और लार्ज स्केल का मोस्टली जो मार्केट होता है वो ये इंटरनेशनल मार्केट होता है. Examples, there are some examples like cotton textile, iron and steel, automobile, etc., etc. These are some of the examples of large scale industries. So what is the main difference between the small scale industries and the large scale industries? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको जो कैपिटल चाहिए, उसका जो कैपिटल है लेस देन और अप टू ₹1 करोड़ तक का होता है, और जो लार्ज स्केल है उसका जो कैपिटल है वो 1 करोड़ से ज्यादा होता है. इट रिक्वायर्स कैपिटल मोर देन ₹1 crore. So this is the basic difference between the small scale industry and large scale industry. So this is all about today. Now if you have any question you can ask me. Next type of classification of industry is on the basis of ownership. Ownership क्या होता है? Who will operate? जो land है, जो industry है, कौन operate करेगी, ठीक है, ठीक है, किसके name पे है, that is known as ownership. First one is public sector. Public sector industries are owned and operated by the government. जो गवर्नमेंट है उनको ओन करती है, ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑपरेट करती है. एग्जाम्पल भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर. बेटा बहुत बार आपका भेल, सेल की जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है. भेल का मैंने आपको बता ही दिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. सेल का है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, those industries, private sector industry is those industry which is owned and operated by private individuals or group of individuals
you have been also read about public sector and private sector in your economics chapter number 2, I think, sectors of Indian economy. So private sector, it is owned and operated by the private individuals or group of individuals. ठीक है, जो private individuals हैं या group of individuals हैं वो privately own करते हैं, operate करते हैं. For example, TISCO, Tata Iron and Steel Industries, Bajaj Auto Limited, Dabur Industries, etc. Next is joint sector. Joint sector industries are those types of industries which is run by the state and private individuals or group of individuals. जो state मतलब state here means government, okay? Government और private individuals जब jointly किसी firm को किसी industry को चलाती है, that is known as joint sector. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका ऑयल, that is Oil India Limited. Okay, Cochin refineries, etc. So these are the factors. Question पूछ लिया जाता है, Oil India Limited is run by which sector? So you have to answer joint sector. Okay, MCQs में मुझसे पूछ लिया जाता है या फिर oil की आपसे full form पूछ ली जाती है. Next is cooperative sector. What do you mean by the cooperative sector? देखिए, run by producers and suppliers of raw materials. This sector is run by producers. ऐसे producers जो raw material या फिर जो raw material को supply करते हैं या produce करते हैं या फिर कुछ workers होते हैं या दोनों मिलके इस सेक्टर को चलाते हैं. जैसे कि शुगर इंडिया इन महाराष्ट्र में शुगर इंडिया एक इंडस्ट्री है जो कोऑपरेटिव सेक्टर चला रहा है, जो आपके ये जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं वही उस इंडस्ट्री को भी चला रहे हैं. कोयर इंडस्ट्री इन केरला. व्हाट इज कोयर? आप सबने कोकोनट देखा होगा. इट इज जो हस्क होता है कोकोनट का, जो अपर पार्ट होता है, जो आप ब्राउन कोकोनट देख रहे हो ना, उसका जो हस्क है दैट इज नोन एज कोयर. ठीक है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपके टॉयज बनते हैं, बास्केट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है कोयर से. So coir industry in Kerala is also an example of cooperative sector. Next is on the basis of bulk and weight of raw material. Bulk and weight से आप समझ सकते हो heavy industries and light industries. It involves large and heavy products. ठीक है, large और heavy products जो बनाती है that industry is known as heavy industry. Example है आपका iron and steel. Light industries ये लाइट रॉ मटेरियल्स को यूज करती है और लाइट गुड्स को ही प्रोड्यूस करती है. जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बल्ब, फैन, ये सारी चीजें आपकी लाइट इंडस्ट्रीज में आते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. नाउ क्लास, अब आपका एक होमवर्क है. देयर इज एन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 67. आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड हियर. These are classify the following into two groups on the basis of bulk and weight of raw material and finished goods. You have to classify these industries into bulk and weight of raw materials and finished goods. Okay, this is your homework. I will ask you tomorrow about this activity. So please bifurcate it or classify it accordingly, and I will ask you tomorrow. This is your little homework for today. So this is all about today. Thank you for joining the class, everybody.